ये लड़ाई जब आप कभी सोचते हैं कि एक बार धरना दिया और हल हो जाए, मैं थोड़ा सा आज थोड़ी सी इस बात से आपको समझाना चाहता हूं, ये लड़ाई एरिया रुकने का नहीं है, इंक्रीमेंट रुकने का नहीं है, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। आप गए और हल हो गया। इसके लिए लगातार मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा और जिसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनएमओपीएस का बैनर पूरी शिद्दत के साथ हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे सारे साथी लड़ रहे हैं। आज आप इस आंदोलन की ताकत देखिए, इस शानदार एनएमओपीएस के बैनर की हिम्मत देखिए कि इस खराब तानाशाही के दौर में भी चाहे सड़क पर और चाहे सदन के अंदर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा उधर कह दूंगा तो फिर लोगों को बुरा लग जाएगा। एनएमओपीएस के अलावा लड़ कौन कर रहा है, कौन उठा रहा है, कौन कह रहा है? उठा के देखो, आप अपने अपने प्रदेशों में देखो कौन से संगठन हैं, कौन से हैं जो कुछ कर रहे हो? शायद कुछ नहीं, कहीं नहीं, सब शांति में हैं। एक जगह पर्दे काम होता है, वो विभिन्न प्रदेशों के तमाम सारे हमारे सहयोगी संगठन हो, तमाम सारे साथी हो जो एनएमओपीएस के बैनर तले लगातार अपने कार्यक्रम को दे रहे हैं, उनको बताए। अब बात आई हमारे जो मेन मुद्दा है एनपीएस पर। देखिए, हम सब लोग शुरू में एनपीएस को बताते थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा आपको मिलेगा, इतना नहीं, इतना मिलेगा, तो पहले बताया जाता था। आज बताने की जरूरत नहीं है। आज आप रोज, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पर डे आप रोज देख सकते हैं कि क्या हो रहा है और कितना हो रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब पढ़ा होगा, सब लोगों ने देखा होगा। क्या मात्र 2500 रुपए, क्या 724 रुपए, क्या पेंशन सीफर, क्या रोज पेपरों में पहले तो बताया जाता था, आज सामने है। और मैं अगर इश्यू कहूं कि रोज अखबार बोल रहा है एनपीएस पीड़ित रो रहा है, रोज अखबार बोल रहा है एनपीएस पीड़ित रो रहा है। रोज की खबरें, कोई दिन ऐसा नहीं हो जब छपता ना हो। किसी प्रदेश में आप कहीं उठा के आप देखिए, सब जगह। अब एनपीएस बताने की चीज नहीं है कि क्या होगा और कितना मिलेगा, ये बहुत क्लियर है, साफ है। इस बात को आप समझिए। और आपको अभी भी लगता है कि नहीं, ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, बुढ़ापे में जब इस संघर्ष में आपका योगदान नहीं होगा तो उस बुढ़ापे के दौर में आपको कचोटेगा। मेरी सरकारों पर मैं नहीं जाता, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, नहीं। मैं एक बार सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको क्या करना है। छीना आपका है, घर आपका गया है, अधिकार आपका गया है और आप उनको दोषी माने नहीं। मेरा अपना 6-7 सालों का इस आंदोलन का अनुभव मैं बता दूं, एनपीएस कर्मचारियों की भी शिथिलता, निष्क्रियता इस आंदोलन को बहुत तेजी से आगे ले जाने में दिक्कत पैदा कर रही है। जनरली लोगों की सोच क्या हो गई है कि यार चलो अटेवा लड़ रहा है, पीवीएस लड़ रहा है, वहां पर पंजाब में वो सुखजीत भाई के नेतृत्व में हो रहा है, वहां हमारे महासचिव जी तेलंगाना में लड़ रहे हैं, वहां पर पलेला साहब लड़ रहे हैं, वहां पर डहरिया जी लड़ रहे हैं, वहां पर राकेश जी लड़ रहे हैं, वहां पर बीरकांत जी लड़ रहे हैं, वहां पर नीरज त्रिपाठी जी लड़ रहे हैं। हमें क्या जरूरत है? ये जो सोच है इसको बदलनी पड़ेगी। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप कहते हो ना सरकार गलत है, आप कहते हो मुख्यमंत्री जी गलत है, आप कहते हो प्रधानमंत्री जी गलत हैं, आप क्या करते हो ये भी आप देखो। और एक आजकल और सगल चल चुका है, पेंशन कभी कोई नाम नहीं लेता था, आंदोलन की बात छोड़ो, नाम लेना पसंद नहीं करते थे। आज एनएमओपीएस बैनर तले एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में चला, तो तमाम सारे लोग इधर उधर जिले में, कभी यहां कभी वहां। इससे नहीं चलेगा। पद मिल सकते हैं, पेंशन नहीं मिलेगी। अगर पेंशन चाहिए तो एनएमओपीएस के मजबूत बैनर तले मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और अपना रोल तय करना पड़ेगा। आप खुद तय करें, आप किसी को दोषारोपण दें, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सरकार को, प्रदेश सरकार को, उसके पहले आप देखें कि आपकी चीज छीनी गई, आप कितने शिद्दत से उसको लड़ रहे हैं। इस बात को मुझे आज कहना पड़ रहा है। एनएमओपीएस की बहुत अच्छी लड़ाई हुई,
लेकिन अधिकांश एनपीएस के जो लोग हैं वो आज भी दूसरों पर छोड़ करके चले जाते। मेरे पास फोन आता है, रोज फोन आता है, बंधु जी क्या हो रहा है, तो दो सवाल उठाता है, ये सरकार गड़बड़ है, मुख्यमंत्री गड़बड़, प्रधानमंत्री गड़बड़ है, और क्या हो रहा है। हम अब पूछना शुरू कर दिए आप क्या कर रहे हैं, क्या जो कार्यक्रम राज्यों में दे रहे हैं लोग उसमें आप पार्टिसिपेट हैं, क्या आपकी भूमिका है, क्या आप 5 आदमी 4 आदमी को उसमें इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं सर मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। फिर सवाल पूछने का भी मुझे लगता है गलत है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो एनपीएस को अब बताने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है और उसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज इस माहौल में लोग कह सकते हैं कि अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लड़ाइयां तमाम विपरीत परिस्थितियों में लड़ी गई हैं और जीती गई हैं, जीती गई हैं। इतिहास का वो छोर वो पन्ने आप पलट के देखिए, क्या जो हमारे क्रांतिकारियों ने, जो हमारे तमाम सारे भारतीय नेताओं ने बड़ी बड़ी संघर्ष किए, क्या परिस्थितियां सामान्य थी? क्या नहीं, सामान्य नहीं थी। परिस्थितियां कभी सामान्य नहीं होती, परिस्थितियों को सामान्य बनाना पड़ता। अगर आप कहें जुल्म इतना बुरा नहीं है जितना तुम्हारी खामोशी, जुल्म इतना बड़ा नहीं है जितना तुम्हारी खामोशी, इस बात को समझिए। और जहां भी, जिन प्रदेश में जहां भी एनएमओपीएस के बैनर और उनके सहयोगी साथियों द्वारा इधर उधर कचरे में नहीं पड़िएगा, तमाम सारे लोग कचरे इधर उधर फैलाते रहते हैं, उनसे बचते हुए बचाते इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। गुटों में, बार बार मैंने कहा, गुटों में एक मुद्दा, एक मंच, एक लड़ाई, एक बैनर, तब आप जीतेंगे। अमर उजाला ने छापा है कि सेना की भी पेंशन बंद की जाए। ऐसा विचार हो रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है? नहीं हो जाएगा, हो सकता है। और यही बात मैं बहुत पहले से लोगों से कहता था, जिनको मिल रही है या जिनको मिलने वाली है, जो उसके दायरे में है, उस लड़ाई में साथ दें। और मैं बड़ी जिम्मेदारी साथ कहता हूं, ये आंदोलन चलता रहा, इसीलिए आपका ब्रेक है। जिस दिन आंदोलन ब्रेक होगा उस दिन आपकी पेंशन ब्रेक हो जाएगी। इसलिए मुगालते में नहीं रहिएगा। जो पा रहे हैं, जो पाने वाले दायरे में हैं, सबके लिए संकट की घड़ी है। और उसका एक सामने कल प्रूफ सेना, मुझे बहुत दुख हो रहा कहते हुए इस देश की सरकार से, सेना को आप पैरामेट्रिक तो आप पहले ही बंद कर रखें, अर्धसैनिक बलों को आप पहले ही बाहर रखें, अब सेना में विचार कि पेंशन नहीं दी जाएगी। अरे भाई, जब देश में भुखमरी थी, गरीबी थी, आजादी के समय हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, उस दौर में वो सरकारें दे गई, तो आज आप दुनिया की तमाम बड़ी आर्थिक महाशक्ति की बात करते, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम सेना को देने की नहीं, कर्मचारी देने की नहीं, प्रॉब्लम नियति की है। मैं बार बार कह रहा हूं और हिंदुस्तान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पैसे की कमी नहीं है, और अगर है तो मेरे सवाल हैं। पैसे कमी नहीं है, नियति का सवाल है, नियति का सवाल है, उस पर आप सबको विचार करना। और अगर हम शिक्षक और कर्मचारी की भावना से देखेंगे तो हमें बहुत चीजें क्लियर दिखाई पड़ेंगी, बहुत चीजें क्लियर दिखाई पड़ेंगी। और अगर हम नेता, पार्टी, गोट, क्षेत्र के नजर से देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा और सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा। क्या हिम्मत पड़ रही है? सेना की पेंशन को खत्म करने विचार इस देश में आ रहा है। इतना ज्यादा तानाशाही, और हम उसके बाद भी न देख पा रहे हो। शायद हमारी आपकी ये भूल होगी, और इस भूल को संभालिए, इस भूल को समझिए, नहीं आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। अब दूसरा सवाल, इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, निजीकरण। जब मैंने इस बात को लेकर के अपनी राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा, एनपीएस और निजीकरण दोनों को, बहुत सारे साथी शुरुआती दौर में कहे कि नहीं निजीकरण नहीं। हमने तब भी कहा और आज भी कह रहा हूं, एनपीएस पेंशन का निजीकरण है, नौकरियों का निजीकरण संविदा है, संस्थाओं का निजीकरण मतलब सब खत्म है। और आज जिस तरह से संस्थाएं खत्म हो रही हैं, बिक रही हैं, बेची जा रही हैं, जब संस्थाएं नहीं होंगी तो नौकरियां नहीं होंगी, नौकरियां नहीं होगी तो आप किसी हक और पद की बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, निजीकरण, एनपीएस छोटा सा स्वरूप है, उसका बड़ा स्वरूप निजीकरण है। और उसका सामने उदाहरण है, किसी क्षेत्र में उठा के देख लीजिए,
बड़े बैंक, सरकारी बैंक, बीमा कंपनियों बेचने की तैयारी, रोज, किसी एक दिन नहीं। रेलवे में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने की तैयारी, माध्यमिक स्कूलों में 500 से ज्यादा पद प्रिंसिपल के खाली हो जाएंगे, 4 माह में कॉलेज के 300 पद गायब हो गए। रोज प्रदेश के, अभी चंडीगढ़ की खबर है, ये जबलपुर खबर है, हरियाणा की खबर है, कितने स्कूल बंद होंगे? 12,876 सरकारी स्कूल बंद होंगे। दुनिया की चीजें बन रही हैं और स्कूल अस्पताल जहां ज्यादा खुलना चाहिए वो बंद हो रहे हैं। इस बात के मर्म को थोड़ा समझिए। जब स्कूल, कॉलेज और संस्थानों की जरूरत है, ज्यादा जरूरत है, तो उसको बंद किया जा रहा है। कभी सुना कोई विधानसभा बंद हुई, खत्म कर दी गई? कोई नेताओं की वो गेस्ट हाउस कभी बंद हुई है? सर्किट हाउस कभी बंद हुई है? नहीं, नवीनीकरण हुए हैं। पता लगा नहीं रहे एक भी सर्किट हाउस कहीं बंद हुआ हो, बल्कि खुले हैं और आलीशान खुले हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं और सर्किट हाउस सज रहे हैं, गेस्ट हाउस सज रहे हैं। गौर करिए, सबसे दुखद पहलू, सबसे खराब पहलू, सबसे दुखपूर्ण कहते हुए देश का मुखिया, जिनके भरोसे पूरा देश है, जिनके भरोसे पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो उम्मीदों के हम सबके सपने लिए हो, उनके मुंह से सुनते अच्छा नहीं लगता। आप पता नहीं पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे नहीं। पीएम का फिर निजीकरण पर जोर, कहा कारोबार में सरकार का कोई काम नहीं है। कहा कारोबार में सरकार का कोई काम नहीं है। बेचना क्या होता है? कारोबार नहीं होता क्या? लाभ हानि क्या होता है? कारोबार नहीं होता क्या? सच है, सरकारों का काम रोजगार करना नहीं होता है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कल्याण, प्लस और माइनस नहीं। और प्रदेश, हमारे देश के मुखिया का बयान हजारों हजारों लाखों लाखों कर्मचारियों के लिए और करोड़ों इस देश के नौजवानों के लिए बहुत दुखदपूर्ण है, बहुत दुखदपूर्ण है। रोजगार जब खत्म होंगे, और मैं बार बार कहता हूं, निजीकरण, इस बात को आज मानिए या ना मानिए, आपको एक दिन सुनना और मानना पड़ेगा। निजीकरण गरीब और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। नौकरी में कौन जाता है? कोई बता दे मुझे। किसी मुख्यमंत्री का बेटा फौज में हो तो हमें थोड़ा बताएं। कोई उद्योगपति का बेटा कोई सैनिक हो तो बताएं हमें। कोई एक उदाहरण आप दीजिए। किसका बेटा? गरीब का बेटा नौकरी में जाता है, सेना में जाता है, बाबू बनता है, अध्यापक बनता है, पुलिस बनता है। उस गरीब तबके पर एक गहरी चोट है निजीकरण। और इसी तरह हजारों पुलंदे, हजारों बैंक, क्या कल्पना करिए आप। अभी 2 दिन हड़ताल थी बैंक के, तमाम मेरे साथियों से बातचीत हो रही थी। बैंक जिस दिन सरकारी खत्म हो जाएंगे, प्राइवेट होंगे, मैं आपसे कह सकता हूं, गरीब आदमी उसमें खाता खुलवाने जाएगा तो पूछा जाएगा टर्नओवर। कहेगा नहीं भैया, मैंने मजदूरी करके 200 रुपये जमा करना है। कहा नहीं, यहाँ नहीं जमा हो सकते, इतना फालतू समय मेरे पास नहीं है। 200 रुपये जमा करने आओगे 6 महीने में। जनधन खाते खुलवा दिए गए। किसने खोले? थोड़ा सा एक सवाल मैं करता हूँ। अब पता लगाना आंकड़े, जो मुझे आंकड़े मैंने जो देखे हैं, जो मैंने पढ़े हैं, 80% से ज्यादा जनधन खाता सरकारी बैंकों में खुले हैं। और उस दौर में जब नोटबंदी हुई, जनधन खाता खोलना हुआ, तो सरकारी कर्मचारी जो बैंकों के थे, दिन रात 1 लाख काम किए इसी दिन के लिए कि एक दिन हमारा ही खाता बंद हो जाए। उनके तो खाते बंद हुए, इनकी जिंदगियां बंद हो रही। बहुत गौर से समझना इस बात। रेल, बीएसएनएल, बैंक, सरकारी स्कूल, हरियाणा आप उठा लीजिए, अब मध्य प्रदेश उठा लीजिए, अब उत्तर प्रदेश उठा लीजिए, स्कूल बंद। अरे भाई खुलने चाहिए, ज्यादा खुलने चाहिए।
जब हम ज्यादा आगे बढ़े तो हमें स्कूल की और जरूरत है, हमें स्टाफ की और जरूरत है, हमें अध्यापकों की। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, अगर गजब का शिक्षा विभाग तो सबसे बड़ी प्रयोगशाला हो गई है। रोज प्रयोग, आज एक कल दूसरा, परसों तीसरा, तमाम लाखों पद खत्म कर दिए गए। और अभी एक साजिश के तहत, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, कक्षा 1 और 2 की जो क्लास के हैं उनको प्राइमरी के सिस्टम से अलग करके अलग व्यवस्था बनाई जा रही, जो आने वाले समय में लाखों पद खत्म हो जाएंगे, लाखों पद खत्म हो जाएंगे। और दुर्भाग्य है हमारा, आपका है, कि हम जब तक अपने पर नहीं आ रही हम सोच नहीं रहे। अच्छा, वो एयर इंडिया वालों की गई है नौकरी, कोई बात नहीं। अच्छा, बैंक वालों की जा रही, कोई बात नहीं। अच्छा, रेलवे वाले परेशान किए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। कब अगर रेलवे परेशान हो सकता है, बैंक जैसी सेंसिटिव चीज अगर प्रभावित हो सकती है, तो मैं नहीं समझता हूं कि उससे ज्यादा कोई गंभीर चीज है। और आप अपने को सुरक्षित महसूस करें। निजीकरण का जम के विरोध करना पड़ेगा और साथ सबको इकट्ठा होकर खड़े होना पड़ेगा। इस दिशा में सबको सोचना, मंथन करना पड़ेगा। और अगर नहीं किए तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। निजीकरण अगर समझ में आए तो ऑन रिकॉर्ड मैंने नहीं लिखा हूं, एनसीईआरटी की कक्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनीति एनसीईआरटी की है, सरकार ने छपवाई है, मैंने नहीं। इसके पृष्ठ पर जाइएगा, शानदार तरीके से बोल्बिया का जल युद्ध, बोल्बिया का जल युद्ध पढ़ लीजिएगा, किताब में है, मेरी लिखी नहीं है, एनसीईआरटी की बुक है 10 की। बोल्बिया का जल युद्ध पढ़िएगा और फिर निजीकरण समझ में आए तो शायद हम समझते हैं, समझ भी नहीं पाएंगे। क्या था जल युद्ध? लैटिन अमेरिका का बहुत गरीब देश है बोल्बिया। वहां पर क्या हुआ? पानी को निजी हाथों में दे दिया गया। रेट बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि जहां के लोगों की इनकम 5,000 रुपए महीने की थी, 1,000 रुपए पानी पर खर्च करना पड़ता था। पानी जैसी आवश्यक जीवन की अपरिहार्य चीज पर 1,000 रुपए। लोगों को थोड़ी समझ में आई। जब वो और बढ़ने लगा तो विकल्प ढूंढने लगे लोग, तो नदियों से पानी लाने लगे। तो सरकार का आदेश आया, नदियों से पानी नहीं भर सकते लोग, क्योंकि जिस कंपनी से उसका अनुमान था, उस कंपनी ने आपत्ति दर्ज की कि फिर मेरा पानी कैसे बिकेगा। सरकार को रूल बनानी पड़ेगी कि नहीं, नदियों से पानी भरने वालों पे FIR होगी। इंतहा बेतहासा इंतहा। और बाद में फिर वहां पर वो जलयुद्ध जनसंघर्ष में बदला। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता मेरी बात तो आप समझ ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन जो पेपर बोल रहे हैं, जो सूचनाएं आपके पास आ रही, जो एनसीईआरटी किताब बोल रही है, उस पर आप महसूस करें कि ये बातें क्या मेरे ऊपर लागू नहीं होगी। और आज अभी एक मध्य प्रदेश का मैं पढ़ रहा था, वहां सीएम एक नया योजना लाई गई, सब बंद, स्कूल बंद, फिर वो प्लान, फिर वो एनजीओ आएंगे। अच्छा, मुझे एक समझ में आई है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो अध्यापक जिम्मेदार, ऑफिस में काम नहीं हो तो बाबू जिम्मेदार, सरकारी संस्थान नहीं चल रहे तो जिम्मेदार कौन? कौन है जिम्मेदार? कुछ तो होगा, कोई तो होगा। सरकारी संस्थान बेचना ये हमारी उपलब्धि है क्या? और मैं बड़ा विनम्रता कर रहे हैं, क्या निजीकरण पर कोई चुनाव में कैंपेनिंग चल रही क्या? क्या अगर हम सही मानते हैं और सच कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो चुनाव में निजीकरण के नाम पर वोट मांगा जा रहा है क्या? मांगना चाहिए कि हमने इतनी कंपनियां बेच दी, आगे और बेचूंगी इसलिए वोट करो आप। मांगा जा रहा है, वहां की इशू दूसरे होंगे। बहुत बड़ी समस्या।
अगर ये बेहतर है, अच्छा है, देश हित में है, तो इस पर वोट क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं? मांगे जाने चाहिए। और जब बात मैं आपसे कह रहा हूं तो किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं करिएगा। मैं अपने मुद्दे के प्रति, अपने मुद्दे के लिए आपसे कह रहा हूं। आप अगर किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो ये आपकी अपनी वो है, लेकिन मेरे मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं। अगर ये बेहतर है और प्रधानमंत्री ठोक के कहते हैं कि इतना मैं और बेचा हूं, इतना और बेचूंगा, तो इस बात को उस चुनाव में क्यों नहीं रख रहे हैं कि मैंने रेल बेची है, अभी और बेचूंगा, फिर वोट करो आप मुझे। और यही नहीं, तमाम राजनीतिक दल हैं, जो तमाम सारे और लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप इसके खिलाफ हैं तो जहां पर हैं उनके खिलाफ आप एक्शन में आइए। क्या किसी विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ कि निजीकरण नहीं करना है? विपक्षी पार्टियों तमाम सारी सरकारें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तमाम सारे राज्यों में हैं, क्या उन्होंने प्रस्ताव पास किया विधानसभा के अंदर से? नहीं किया। यह जुगलबंदी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी पार्टियों के मोह और नेताओं की मोह से बाहर निकलिए, और नहीं तो जो बोलबिया का जल संकट है वो हमारे ऊपर एक संकट था, हमारे पास कई संकट आने वाले हैं। और इसीलिए मैं एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ हूं, प्रबल खिलाफ में हूं, इसमें कोई लांग लपेट नहीं। और एक सवाल और कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिखा जब सांसद थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, शायद इसीलिए अब नेताओं से इकबाल लोगों का खत्म हो रहा है, शायद इसीलिए, कहना कुछ करना कुछ। अभी इस दौर में तमाम सारे राज्यों में भी, उत्तर प्रदेश सहित तमाम सारे राज्यों में भी समर्थन पत्र लिखवाने का दौर चला। तमाम सांसदों, तमाम विधायकों ने लिखा। अरे भाई कुछ तो रखो, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सवाल सबसे है। और इस सवाल को जब करते हुए आप सिर्फ कर्मचारी शिक्षक रहेंगे तो बेहतर होगा, तब फायदे में रहेगा, तब आपकी बात आगे बढ़ेगी। और अभी जिस तरह से शिक्षा विभाग में एकदम बिल्कुल तैयारी के साथ, और खासकर बेसिक शिक्षा का जो दृश्य दिख रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जिन राज्यों की मैं बात करूं, बड़ी प्रयोगशाला हो गई है। और तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की, और उधर योजना इधर पद खत्म, उधर योजना इधर स्कूल खत्म, उधर योजना इधर कटिंग। और ये ध्यान रखना है, ये जो पेपरों में कटिंग निकलती है ना, ये पेपरों की कटिंग खबर हो सकती है, आपकी जिंदगी की कटिंग की जा रही है, भविष्य की कटिंग की जा रही है, और आने वाली पीढ़ियों की कटिंग की जा रही है। जैसे हम आप आज कहते हैं एनपीएस के खिलाफ उस समय लड़ाई लड़ी गई होती तो शायद हमको आप न लड़ना पड़ता। यही बात आने वाली पीढ़ी एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ हमसे आपसे पूछेगी कि जब ये निजीकरण हो रहा था तो फिर आप क्या कर रहे थे। तो मैं लास्ट में वो कहानी जो आप सबने सुनी होगी, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, प्रेरणादायक है। जंगल में आग लगी, सारे जानवर भाग रहे थे। एक गिलहरी नदी में जा करके अपने को भिगो करके पानी छिड़क रही थी, पानी ला रही थी, छिड़क रही। बहुत सारे जानवरों ने उसको देखा, गिलहरी से कहा कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, क्या आग बुझ जाएगी? क्या जो भयंकर आग लगी है जंगल में, ये तुम्हारी पानी लाने से हो जाएगा? गिलहरी का जो उत्तर था बहुत महत्वपूर्ण था। ये छोटी कहानी जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। खास करके जो संघर्षशील लोग हैं, जो अधिकारों के प्रति सचेत लोग हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत लोग हैं, उनकी बात मैं कह रहा हूं, उनके लिए बहुत इंप्रेसिव है। उस गिलहरी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जानती हूं कि इससे पानी से आग बुझेगी नहीं, लेकिन जब भी इस पर कुछ लिखा पढ़ा जाएगा इतिहास में, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आज मैं देश के 70 लाख एनपीएस कर्मचारी सहित सभी जो ओपीएस में भी हैं, उन सभी से मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि इस एनपीएस और निजीकरण की लड़ाई में आप सब मजबूती के साथ एनएमओपीएस का साथ दीजिए। कोई न कोई कार्यक्रम आपको किन्हीं के राज्य के माध्यम से या देश के माध्यम से आपको मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। आगे भी कुछ और तैयारियां होंगी और तरीके की तैयारियां होंगी।
लेकिन जहां भी आपको हो, अब मत पूछो क्या हो रहा है, ये बताओ मैं क्या कर रहा हूं। वो चाहे ब्लॉक का हो, चाहे वो जिले का हो, चाहे वो मंडल का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का पदाधिकारी हो, साधारण सदस्य हो, आप अपनी भूमिका में क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है।